Please subscribe the channel and press bell icon for notification. आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और बजट का अनाउंसमेंट हो चुका है। बहुत सारी बातें सामने आई है, हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ है। बाजार के रिएक्शन से हमने देखा कि एटलीस्ट शेयर मार्केट ने उसे बहुत अच्छी तरह लिया है, लेकिन बाकी सेक्टर्स उसके लिए क्या सोचते हैं। और एक सबसे बड़ा अहम सेक्टर है जिसे लेकर हर साल बजट पर निगाहें होती है, वो है रियल एस्टेट का, हाउसिंग का। और आज इस सेक्टर को क्या मिला है, आगे की क्या दिशा यहां से तय होगी, वो देखने वाली बात होगी। और ये बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं निरंजन हीरानंदानी जी, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं नरेडको के। साथ से जुड़ रहे हैं सतीश मगर साहब, आप प्रेसिडेंट है क्रेडाई नेशनल के। जक्षे शाह साहब, जो कि चेयरमैन हैं क्रेडाई नेशनल के। और अनुज पुरी साहब, जो कि चेयरमैन है एनारॉक के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमें लग रहा है कि ये 50-50 कहना चाहिए रियल एस्टेट के लिए। ऐसे अगर आप अलग से देखने जाएं तो कोई ऐसा बड़ा या खास अनाउंसमेंट नहीं है। एक दो अनाउंसमेंट हम कनेक्ट करते हैं जिनकी बातचीत हम करेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो जो बाकी के अनाउंसमेंट है वो शायद रियल एस्टेट के लिए काफी मददगार हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निरंजन जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। आप इस बजट को रियल एस्टेट के लिए कैसे देख रहे हैं? सही कहा, 50-50 रियल एस्टेट के लिए उन्होंने जो प्रधानमंत्री के जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट की ऐलान किया है कि 2022 तक कंप्लीट कर देंगे, वो तो कंप्लीट हो ही जाएगा। और मेरे अंदाज से जितने भी उन्होंने राहत दी है, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट को 1 साल में और बढ़ोतरी दी है बेनिफिट की, और उन्होंने जो बेनिफिट्स दिए हैं वो अफोर्डेबल सेक्टर को ध्यान रखते हुए की है। सेकंड जो बात रखी है वो है माइग्रेंट लेबर के बारे में, और उनकी अनाउंसमेंट वो करने वाले हैं कि उसकी क्या पॉलिसी क्रिएट करते हैं। उसके अब तक बैलेंस रही है कि वो क्या कंडीशंस पर करेंगे। और रेंटल हाउसिंग के ऊपर भी उन्होंने एक मेमोरेंडम में कहा है कि वो कुछ नोटिफिकेशंस इश्यू करने वाले हैं। मेरे अंदाज से वो नोटिफिकेशंस तैयार नहीं हुए, नहीं तो अब ये बजट में इंक्लूड हो जाता है। लेकिन कदाचित जो आपने कहा 50-50 है, हम समझते थे कि नॉर्मल जो अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं, बाकी के जो हाउसिंग क्षेत्र में हम कुछ राहत चाहते थे। जैसे हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो इंटरेस्ट के ऊपर है वो 2 लाख है, उसको 3.5 लाख अफोर्डेबल हाउसिंग में है, तो उनको 5 लाख करने की आवश्यकता थी, वो नहीं हुआ। और सेक्शन 43CA को रद्द करने की बात थी, उन्होंने कुछ महीने के लिए कंटिन्यू किया है। तो ऐसे छोटी बात है जो ना है। लेकिन विपिन भट्ट जी, आपने बहुत सही कहा कि जो बाकी के कामों में उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है, जैसे मेट्रो की बात है, रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस फाइनेंसेस और बैंकों की है, मेरे अंदाज से ये सब जो एक फुर्ती लेके आएगी हमारे देश को या है, और 10% प्लस जीडीपी बन जाएगा, तो ऑटोमेटिकली रियल एस्टेट को एक फुर्ती जरूर आ जाएगी। तो ये इनडायरेक्ट रियल एस्टेट को बेनिफिट हो रहा है। राइट। तो ये दिल मांगे मोर, इच्छा बहुत कुछ होती है लेकिन मिलता उससे हमेशा थोड़ा कम है। लगता है कि थोड़ा और ज्यादा मिले। सतीश जी, क्या आप ऐसा देखते हैं कि कोविड के पहले किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि जिस रियल एस्टेट सेक्टर को हम थोड़ा सुस्त चलता हुआ देख रहे थे, और जब हमने देखा कि Q3 Q4 पे पहुंचे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। पोस्ट कोविड कह लें या ड्यूरिंग कोविड कह लें, तो रियल एस्टेट को एक बूस्ट अपने आप मिला, लोगों में खरीदारी की एक भावना आई। बहुत सारे रीजन रहे उसके पीछे। क्या वित्त मंत्री को दिमाग में ये रहा कि चलिए रियल एस्टेट सेक्टर जो कि नहीं चल रहा था अब वो चल पड़ा है, तो इसके लिए हम अगर अफोर्डेबल हाउसिंग पे ही अपना फोकस कर देते हैं तो उतना भी काफी रहेगा? सतीश जी। नहीं, जैसे निरंजन भाई ने बात की, और जो आप ठीक है, हर बार हम हमारे सेक्टर को नहीं मांग सकते। जो सबसे बड़ी बात इसमें है कि पूरी जो सेंटिमेंट है पोस्ट कोविड, जो कोविड में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी स्टैंडस्टिल पे आई है, और जो सेंटिमेंट चेंज के लिए, जॉब क्रिएशन करने के लिए जो बजट किया, तो वो काफी अच्छा है। ठीक है, हम चाहते थे कि वो अफोर्डेबल हाउसिंग का डेफिनेशन थोड़ा चेंज हो जाए, तो उसका लिमिट बढ़ा दी जाए, वो इन्वेस्टमेंट पे, इंटरेस्ट पे और सब्सिडी मिल जाए। ये सब हम चीजें चाहते थे, लेकिन कंसिडरिंग द करंट सिचुएशन और जो कुछ चल रहा है इस देश में,
या पूरे दुनिया में जो चल रहा है उसमें आई थिंक दिस इज द बेस्ट पॉसिबल अगर जो हो सकता है वो उन्होंने किया है आज। दक्षय भाई, आप क्योंकि सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं और मैंने बजट के तुरंत बाद आपका वो कोट पढ़ा जिसमें आपने रियल एस्टेट की भी बात की, लेकिन बाकी भी जो उन्होंने किया कंप्रेहेंसिवली उसको भी डिस्कस किया। आपने बहुत सारे पॉइंट निकाल लिए कि ये रियल एस्टेट के लिए फायदा हो सकते हैं, एनआरआई की जहां तक बात हो गई, टैक्सेशन में जो कुछ हुआ, तो वो तमाम चीजें आपको लगता है उन सबका एक कलेक्टिव बेनिफिट रियल एस्टेट को मिलेगा डायरेक्टली, भले ही हमें सुनने को बहुत ज्यादा ना मिला हो? मैं ओवरऑल आपको बताऊं विपिन जी, सीएनबीसी आवाज के माध्यम से सभी दर्शकों को कि हम पहले सर्वाइवल से रिवाइवल, रिवाइवल से सस्टेनेबल मोड पे थे और अभी ये गाड़ी ट्रैक पे आई और ये दौड़ने लगी है। ये मेरे साथ सब सीनियर लोग हैं, निरंजन जी, सतीश जी, अनूप, सब लोग मेरे साथ सहमत होंगे कि वी वर डूइंग वेरी वेल। अब डर ये था या अप्रिहेंशन था, ये जो भी बोलो, एक तो डर नहीं था, हमारी मांगे थी कि कुछ अच्छा मिले। दूसरा डर था कि कोई अलग से टैक्स ना आ जाए, रिच टैक्स या कोविड टैक्स या कुछ नहीं आ जाए। तो आई थिंक जो डिस्पोजेबल इनकम थी वो अनचेंज रही है टू स्टार्ट विद दैट। अब वी आर एट पार विद एनी डेवलप्ड कंट्री, जो जितने भी डेवलप्ड कंट्री ने जिसने पैंडेमिक को हैंडल किया हुआ है, इससे सबसे ज्यादा आप मेरे साथ सहमत होकर, मैं पिछले हफ्तों तो बाहर रहा इंडिया से, इतना अच्छी तरह किया हुआ है नंबर 1 कि लोगों ने भी, वर्ल्ड ने भी देख लिया और खास करके एनआरआई ने देख लिया कि जिस तरह से हमारे यहाँ लोग कहें इम्यूनिटी है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सरकार की तरफ से जो हमारे यहाँ जिस तरह मैनेज हुआ है वो एकदम काबिल तारीफ है। तो इसके लिए पहली बार घर को, या चाहे डोमेस्टिक हो या बाहर, लोगों को सोशल सिक्योरिटी की तरफ देखा जा रहा है। या पहले लोग इन्वेस्ट करते थे गोल्ड में, शेयर में, लेकिन पहली बार घर। तो अभी घर का ऑलरेडी जो इकोसिस्टम 3-4 साल से डिसरप्शन हुए, इकोसिस्टम हुआ, चाहे वो रेरा हो या फिर जीएसटी हो या कुछ भी हो, तो वो सब ठीक था, इंग्रेडिएंट्स रेडी था, रेसिपी रेडी था, अब उसको चाहिए पैसा। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. तो डोमेस्टिक पैसा चाहिए तो एआरसी की मदद से बैंकों को भी काफी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई। बाहर से पैसा चाहिए, उसके हिसाब से भी काफी उन्होंने बदलाव लाए। रीट्स में भी काफी बदलाव लाए कि लोग निवेश कर सके। अब जो 15 से 20% रियल एस्टेट पे हर साल निवेश होता है एनआरआई से, उसको भी उन्होंने, जो लिमिट थी 182 दिन की, वो 120 कर दी। तो उससे काफी उसमें वो एनकरेज होंगे इन्वेस्ट करने के लिए। और उससे भी ज्यादा कि मैं आपको बताऊं कि एक कोई भी पर्सन, कंपनी जो डायरेक्टर एनआरआई में हो, वो भी फॉर्म कंपनी कर सकते हैं और भी निवेश कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से काफी सहूलियत एनआरआई की तरफ से मिली। और कई चीजें ऐसी है विपिन जी कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो करती है, हम हर साल करते हैं, क्रेडाई नरेट को मिलकर करते हैं, अनूप जैसे लोग हमारे साथ मिलके उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और सरकार से साथ करते हैं। लेकिन कई चीजें ऐसी जो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी है, जैसे स्टैम्प ड्यूटी है, जैसे कई अफोर्डेबल हाउसिंग स्टेटस वो रेवेन्यू के हिसाब से है, नॉन एग्रीकल्चर ब्लैंकेट परमिशन फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग है, या फिर प्रीमियम बर्ड जो हमारे प्लान पासिंग में पढ़ते हैं, इसमें इंस्टॉलमेंट कैसे मिल जाए, उसमें छूट कैसे मिल जाए, जैसे महाराष्ट्र सरकार ने किया है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो कई और स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है आने वाले महीनों में, उसका उदाहरण देख के। तो मेरे हिसाब से चाहे डिसइन्वेस्टमेंट हो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, बैंकों में काफी उनको प्रेगनेटिक उनको सहूलियत दी गई हो, या फिर एग्रीकल्चर में काफी पूछ दिया गया, ये सब का कुल मिला के जो भी फर्क पड़ेगा, जो भी उसमें आएगा, वो हाउसिंग और कमर्शियल एक्टिविटी में आएगा जी। तो वी ऑफ कोर्स थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है या दिल मांगे कोई ये चीजें है, लेकिन देयर इज नो कंप्लेन। और जो बाकी चीज रही है, हम साथ मिलके सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके वो भी चीज को सुलझाएंगे। लेकिन कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसमें ये गाड़ी जो पटरी दौड़ रही है, चल रही है, उसमें नुकसान आए, ऐसी कोई कोई बात नहीं, कुछ नेगेटिव आप नहीं देख रहे, राइट। तो अनुज साहब, आपने हमारे डेवलपर्स कम्युनिटी की बात सुनी, सभी टॉप लोग बैठे हैं यहाँ पर जो अलग अलग तरीके से हाउसिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि ठीक है, कोई शिकायत नहीं है, मिलता है तो क्या बुरा लगता है, लेकिन इस समय जो हालात हैं, जो चीजें हैं, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं आया, क्योंकि बड़ा सारे ये थे भी डर कि भाई कोविड के थ्रू हैं, गवर्नमेंट को भी पैसे की जरूरत है, कुछ ऐसा टैक्स ना आ जाए, कुछ और ना आ जाए। ऑप्टिमिज्म भी था, लेकिन जो मिला उसमें कोई शिकायत नहीं है। आपका भी यही मत है?
विपिन, बहुत जबरदस्त मॉन्यूमेंटल बजट है ये। इसमें अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो पुश दिया गया, जो हेल्थ सेक्टर पे पुश दिया गया, जो कैपेक्स के लिए इन्होंने खोला है, मेरे हिसाब से ग्लोबल मार्केट्स विपिन फ्लश्ड है इस टाइम पे विद मनी। वो मनी आप देखोगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो अब इंडिया के अंदर और ज्यादा लगाने लग जाएगा। इवन लास्ट ईयर हमने 2020 में देखे, इंडिया सेकंड था सिर्फ चाइना के बाद जो अट्रैक्ट किया एफडीआई। ये जो आज अनाउंसमेंट्स आई हैं, मेरे हिसाब से आप देखोगे इसके अंदर एफडीआई बहुत जबरदस्त आएगा और उसमें रियल एस्टेट को भी बेनिफिट मिलेगा अपार्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियरली बहुत जबरदस्त स्टेप्स लिए गए, जैसे बैड बैंक, जैसे एआरसी जक्षे भाई ने बताया उसके लिए। सिमिलरली इसके अंदर रियल एस्टेट के लिए भी गवर्नमेंट का वेरी क्लियर फोकस रहा है विपिन कि हम अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए करेंगे। अभी भी आप देखिए तो डिमांड एंड सप्लाई अफोर्डेबल हाउसिंग की उन्होंने एड्रेस करी, एक्सटेंड किया उसको 1 साल टैक्स हॉलिडेज एंड एग्जेम्पशन। सेकंड इज जैसे निरंजन भाई ने बोला फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स रेंटल हाउसिंग का उन्होंने अनाउंस किया, वी विल सी द फाइन प्रिंट क्या है। एंड थर्ड इज जक्षे भाई की सिटी के अंदर हर बारी गिफ्ट के लिए एक गिफ्ट दिया जाता है। इस बारी भी एक गिफ्ट दिया है विपिन। एंड ट्रूली वो ग्लोबल फाइनेंशियल हब बन गया है इस टाइम पे जो गिफ्ट है। सो मेरे हिसाब से विपिन ना केवल ये एक पुश रहा है टू ब्रिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स। आपने मार्गरेट थैचर का नाम सुना होगा, आज फिर से हमने सुना थैचरिज्म। एंड उसके अंदर आप देखेंगे कि लॉट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज जो है इसको स्ट्रैटेजिक सेल किया जाएगा एंड वैल्यू स्ट्रैटेजिक सेल में ही मिलती है। ये हमने उस टाइम पे भी थैचरिज्म में भी देखा था, ब्रिटेन के अंदर जब उन्होंने किया था। एंड सिमिलरली इस टाइम पे आप देखोगे इतनी ज्यादा ग्रोथ आएगी इसके अंदर दैट यू विल बी वेरी पॉजिटिव। इसका जो रिजल्ट आप देखोगे ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। निरंजन जी, अगर मैं देखूं इसमें कि अफोर्डेबल हाउसिंग है, अफोर्डेबल हाउसिंग पे नो डाउट सरकार का फोकस बहुत लंबे समय से, और यहां पर भी उन्होंने अपनी उस फोकस को हटाया नहीं, जारी रखा है। लेकिन अभी जो हमने मार्केट देखा पिछले 4 या 5 महीनों में, उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग के अलावा मिड सेगमेंट या उसके ऊपर के भी सेगमेंट्स चले हैं। आपको क्या लगता है बजट में जो भी रहा हो, जितना पुश मिला हो ना मिला हो, हम आगे के 2-3 क्वार्टर भी उसी तरीके से देखेंगे और बजट के जो अनाउंसमेंट है वो अफोर्डेबल हाउसिंग को तो पुश करेंगे ही करेंगे? विपिन जी, जो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी -7% से +10% तक चले जाती है, तो रियल एस्टेट को डेफिनेटली डिमांड इंक्रीज होने वाली है। तो और सेकंड, जो सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट रियल एस्टेट क्रिएट कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमारी जो नेगेटिव एम्प्लॉयमेंट आज के तारीख में है, और काफी सेक्टर्स में हो गए, रियल एस्टेट में है, मीडिया में है, हॉस्पिटैलिटी में है, एमएसएमई में है, छोटे छोटे व्यापारी में है, ये सब बिजनेस में वापस आ जाएंगे। तो आप देखेंगे कि इस बार जब ये परिवर्तन आता है, वापस आता है पॉजिटिव इकोनॉमी को, तो ऑटोमेटिकली रियल एस्टेट गेट्स अ पुश, और ये पुश होने के बाद वो मल्टीप्लायर इफेक्ट फिर बाकी की इकोनॉमी में करता है। तो इसकी एक इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। और सेकंड, ये सोच भी रखना है कि रियल एस्टेट लगभग 15% टोटल एम्प्लॉयमेंट में 15% रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में एम्प्लॉयमेंट होता है, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड दोनों, और 7% ऑफ द इकोनॉमी इज इन दिस सेक्टर। तो मेरे अंदाज से जितना भी फोकस रियल एस्टेट पर करें, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट सेगमेंट, ये सेगमेंट सब पूरा हो जाता है। तो ये मैं देख रहा हूं कि ये 2021 के एंड तक 10%, 11% के बीच में कहां भी हमारी जीडीपी आ जाएगी। रियल एस्टेट दिवाली के पहले आप देखेंगे कि इनका 1, 2, 3 पुश आ जाएगा बीच में। राइट। तो सतीश मगर साहब, अगर हम बात करें कि एक तो हो गया कि बॉम्बे दिल्ली के मार्केट, हालांकि दिल्ली का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जहां अफोर्डेबल हाउसिंग, मेरा मतलब है 40-50 लाख के घर, 60 लाख के घर काफी बिकते हैं। पुणे की बात कर ले, बेंगलुरु की बात कर ले, तो बड़े मार्केट्स में इस तरह की है। ठीक है, मुंबई में ही है जो बहुत बड़ा सेगमेंट आपको नॉर्मल घरों में भी 1 करोड़ के ऊपर देखने को मिलता है। लेकिन क्या अफोर्डेबल हाउसिंग प्लस दोनों का मिक्स जो बाकी का इंपेटस है, ठीक है थोड़ा और होता है
कि आपको इनकम टैक्स में थोड़ी राहत ज्यादा मिल जाती या थोड़ी चीजें और देखने को मिलती, लेकिन जेब से ऐसा कुछ ज्यादा जा भी नहीं रहा है। तो अभी भी लोग खरीदारी के लिए निकलेंगे, मतलब कोविड के एक ऐसे वक्त में भी जब हमें खरीदारी दिखी है, तो जब चीजें नॉर्मलसी की तरफ आ रही है, रोजगार बेहतर हो रहे हैं, अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च बढ़ेगा तो और लोगों की जेब में पैसा आएगा, हम फिर से घरों को उसी तरह से बिकते हुए देखेंगे। हाँ, डिमांड तो बढ़ने वाली है, क्योंकि क्या था अभी तक जो पिछले 9-10 महीने के जो टाइम गया, वो टाइम में लोगों को एक सेंटिमेंट डाउन था, तो लोग डरे हुए थे। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. आज के बजट के बाद या आज लास्ट 3-4 मंथ से जो रिवाइवल फेज जो स्टार्ट हुआ है सर्वाइवल के बाद, उसमें लोगों को थोड़ी कॉन्फिडेंस की जरूरत थी। और इस बजट में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हुई है, उसके लिए जो निवेश रखा है, फाइनेंस के लिए जो ये वैसे भी आज इंटरेस्ट रेट सबसे कम है, सबसे ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि कम इंटरेस्ट रेट में आप कितना बढ़ाओगे, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग में जितना लोन लेंगे आप, उसका जो एग्जम्पशन चाहिए रहेगा, तो यू रिक्वायर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ लोन। ये छोटे घरों की बात 40-50 लाख के घरों की बात जब हम करते, तो सेंटिमेंट की जरूरत थी, और वो सेंटिमेंट महाराष्ट्र में स्टैम्प ड्यूटी से आया, और अभी शायद नेशनल में ये आज के बजट के बाद, क्योंकि लोगों को एक विश्वास आ गया है कि गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंडिचर करना चाहती है, रेल्स में करना चाहती है, एग्रीकल्चर में करना चाहती है, तो इससे वजह से एक कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस की वजह से लोग घर लेने को आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कोविड में एक ही चीज सबको बार बार लोगों ने समझाया है कि द सेफेस्ट प्लेस टू स्टे इज योर होम। राइट, आपके घर के जैसे कोई सुरक्षित जगह नहीं है, और वो जो खुद का घर रहना बहुत जरूरी हो गया अभी, और शायद ये सेंटिमेंट चेंज से उसमें और एक रुझान आ सकती है। लेकिन ये बात बिल्कुल साबित होती है, जैसे महाराष्ट्र में आप सभी लोगों ने जिक्र किया कि अगर आप एक क्विक रिलीफ देते हैं, आप स्टैम्प ड्यूटी को तुरंत कम कर देते हैं, तो व्यक्ति को लगता है कि हाँ, उसकी पॉकेट में एक रियल सेविंग आ रही है। तो शायद ऐसे कदम भी हम आगे जारी रहते हुए देख सकते हैं। जक्षी साहब, थोड़ी सी बात कमर्शियल की यहाँ पे क्विकली एक आपसे आंसर चाहूंगा कि जैसा हाउसिंग को बूस्ट मिला एट द एंड ऑफ द कोविड, एट द एंड ऑफ दिस ईयर, वो उसका थोड़ा उल्टा असर रहा कमर्शियल रियल एस्टेट पे। अभी गिफ्ट सिटी का जिक्र कर रहे थे अनुज पुरी साहब, तो क्या थोड़ा सा उम्मीद थी कि हम कुछ ऐसा सुनते जिससे कमर्शियल को हल्का सा पुश मिलता हुआ नजर आता? कमर्शियल में तो ऑटोमेटिक क्यों होगा, मैं अभी आपके साथ भी जिक्र कर रहा था, मीडिया के मित्रों के साथ भी, पोस्ट वैक्सीनेशन। अब आप देखिए कि इतने कम समय में इंडिया इज इंडिया इज नंबर 1 कंट्री, इतने लोगों को उन्होंने वैक्सीनेशन चालू कर दिया, और आने वाले 2-3 महीने में काफी लोगों को वैक्सीनेशन हो जाएगा। सो पोस्ट वैक्सीनेशन क्या होगा विपिन जी? जो वर्क फ्रॉम होम में जो डरते थे लोग, वो लोग अभी कंपनीज और एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स सब लोग मिलकर एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव चेंज होगा, और एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा, और लोग ऑफिस जाना शुरू करेंगे। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी, और उनकी डिमांड भी अभी बढ़ेगी। जिसने वर्क फ्रॉम होम से हिसाब से उनकी कमर्शियल जो रिक्वायरमेंट थी वो स्टॉप कर दी थी, या फिर उन्होंने Please subscribe the channel and press bell icon for notification. आप कर दी थी, या कोई कंपनी के साथ उनका जो रेंट एग्रीमेंट था उसमें भी उन्होंने बोला था कि हमारा थोड़ा कंसेशन कर दो। लेकिन आने वाले अभी जो आपने रेसिडेंस में देखा, मैं उछाल नहीं बोलूंगा, लेकिन जो स्टेबलाइजेशन और अच्छी मांग, आई थिंक एक क्वार्टर के बाद सबसे ज्यादा उछाल अनुज है यहाँ पर, वो मेरे साथ सहमत होंगे, पोस्ट वैक्सीनेशन खास करके जी सबसे ज्यादा उछाल डिमांड कमर्शियल में आने वाली है, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, ओवरऑल सेंटीमेंट अच्छा हो रहा है, रेसिडेंस में बहुत अच्छा है, और इंडिया पर सब लोगों की नजर है। सी, एक मार्केट के सिवा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के सिवा, आप पेंडेमिक को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी पूरी दुनिया देख रही है, और उनका सीधा सीधा असर जैसे फाइनेंस, इंश्योरेंस, बैंकिंग माध्यम में पड़ता है, और फार्मा और हेल्थ, वो सब की असर कमर्शियल पे पड़ेगी। और खास करके वैक्सीनेशन जो बहुत स्मूथ इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट कमर्शियल में पड़ेगा, और एक क्वार्टर के बाद अच्छी मूवमेंट और अच्छी डिमांड कमर्शियल में आपको देखने की मिलेगी। राइट, तो इसी कमर्शियल पे अनुज साहब, रीट्स हो गया, इनविट्स हो गया, उस पे आप जब आप कहते हैं कि हम उसको टीडीएस से बाहर करते हैं, तो वहां पर भी हमको कुछ एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाई देगा?
प्लेजेंट सरप्राइज हुआ राइट फ्रॉम रेजिडेंशियल, जैसे हमने रेजिडेंशियल की डिमांड देखी है, उसके अंदर यंगस्टर्स आके खरीद रहे हैं, जो पहले रेंट पे रहते थे उन्होंने खरीदा, सेकंड होम, रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री, बहुत अफोर्डेबल बिका, पर विपिन लग्जरी में बहुत जबरदस्त बिका इसके अंदर। सिमिलरली आई एग्री जो जक्षय भाई ने बोला ऑन द ऑफिसेज, आई थिंक इज सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर आप देखोगे बाउंस बैक। इवन विपिन अगर 2020 भी देखो आप, 2.5 करोड़ स्क्वायर फीट न्यू ऑफिसेज लगे, एंड उसी के बीच में पैंडेमिक, पीक ऑफ पैंडेमिक, रहेजा अपना रीट लेके आया माइंड स्पेस का, आप देखो 13 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ वो रीट, एंड अब ब्रुकफील्ड लेके आया है अपना रीट, आई थिंक वो भी ओवर सब्सक्राइब होगा। सो क्लियरली जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो समझता है कि बॉस ये इंडियन इकोनॉमी जो है बड़ी स्ट्रांग है, इसके अंदर जो ऑफिस की डिमांड है ये बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। और उसके 2-3 रीजन है विपिन। पहली बात है कि हमारे ऑफिसेज इतने एक्सपेंसिव है नहीं, $8 पर स्क्वायर फुट पर मंथ का रेंट है, मतलब एवरेज में आप देखो तो $70 पर स्क्वायर फुट पर मंथ है। अब यही यूके यूएस में देखोगे तो $12-13 का है, तो वहां से आउटसोर्स होके वो इंडिया आ रही है, एंड इंडिया के अंदर आप डिमांड देख रहे हो कि ये बढ़ती ही जा रही है। सो क्लियरली रीट फंडामेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग था, बिकॉज इसकी जो अंडरलाइंग एसेट है ऑफिस, उसकी डिमांड स्ट्रॉन्ग रही है 2020 में भी। उसके ऊपर अभी आज की जो अनाउंसमेंट हुई है, जबरदस्त अनाउंसमेंट है रीट के लिए, जिसके अंदर इन्होंने टीडीएस जो है एग्जेम्प्ट कर दिया है फॉर दी फ्रॉम द डिविडेंड। उसमें आप देखोगे और बूस्ट मिलेगा, एंड मेरे हिसाब से एटलीस्ट एक और 1 to 2 मोर आफ्टर ब्रुकफील्ड आप और रीट देखोगे। एंड मेरे को उम्मीद ऐसी है विपिन के, अभी रिटेल का भी रीट आप देखोगे इसके अंदर, ऑफिस के रीट हो गए, ये थर्ड रीट होगा ब्रुकफील्ड का, मेरे हिसाब से आप रिटेल का रीट आप देखोगे जो मॉल्स का रीट आएगा। राइट और यहाँ से हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट का एक बिल्कुल नया तरीका, मतलब अभी भी लोग उतने ज़्यादा रुझान नहीं है, लेकिन जिस तरह की रीट्स की सक्सेस है और अब कह रहे हैं कमर्शियल के साथ रिटेल का भी रीट्स आएगा, आई थिंक एक इन्वेस्टमेंट पैटर्न भी वहाँ पे दिखता नजर आएगा। एंड क्विकली जेंटलमैन, एक 10-10 सेकंड में मैं आप सबसे एक बजट का रेटिंग चाहूंगा। निरंजन जी, आपकी तरफ से कितने मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 10? आई थिंक 8 आउट ऑफ 10। इम्पॉसिबल सिचुएशन कोविड टाइम्स को और इतना सारा किया है, बाकी 2 to रिमेन जो है वो तो हमारी अपेक्षा हमेशा दिल मांगे मोर के लिए रह गई है। जी जक्षय साहब। मैं समझ दूंगा निरंजन जी से कि कोविड के बाद मैं तो 10 के 10 देना चाहता था, लेकिन 9 आउट ऑफ 10। चलिए 9 यहाँ हो गया। सतीश जी, आप कितने देंगे? I'll give 7 out of 10, क्योंकि दिल मांगे मोर और कुछ चाहते थे, लोगों के लिए भी कुछ चाहते थे, but 7 out of 10 in this period times is a good time. Right, not a bad score. बिल्कुल। and Anuj sir, at last आपके 8.5 और 9 on 10। विपिन जैसे शुरू में बोला, हमने सोचा था कुछ तो नेगेटिव आएगा, कुछ तो एडिशनल टैक्स लगेगा, कुछ तो कोविड का टैक्स लगेगा, कुछ भी नहीं लगा। सो इसलिए मैं 8.5 या 9 on 10 दूंगा इस पे। राइट तो ऑन एन एवरेज 8 और 9 के बीच तो ये हो ही गया। एंड शायद कहना भी पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत टफ टाइम था। अपनी बजट स्पीच में भी जब निर्मला जी ने शुरुआत की तो उन्होंने कहा कि बजट ऐसे हालात में बनाया गया जिसकी कल्पना पहले किसी को नहीं थी, और इसमें सबका ध्यान रखना जरूरी है। ऑफकोर्स सरकार को खुद का भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि उसी पैसे से फिर देश के लिए काम होता है। तो टफ था, लेकिन अच्छे से बैलेंस करते हुए नजर आए। हमारे पैनल ने भी अच्छे मार्क्स दिए। एंड आई होप कि आगे भी ये बजट तो एक बात हो गई, लेकिन और भी अनाउंसमेंट हम रियल एस्टेट के लिए आते सुनेंगे। और मार्केट ने अपने आप को तो बहुत अच्छा रिकवर किया है। होपफुली कि जो 2021 है वो बहुत शुभ होगा। आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.